हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। झा सर अकेडमी फॉर आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है आपके बेनिफिट के लिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में तो गाइस आप लोग सभी जानते ही होंगे। आज के दिन अगर आप अनअकैडमी में कोई भी कोर्स जो है वो परचेज करते हैं तो आपको बिल्कुल 20% ऑफ जो है वो मिलेगा। 20% ऑफ, क्लियर? मतलब पूरे पूरे, यानी कि जो भी आपका अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट, उसमें 20% ऑफ आपको मिलेगा। और आपको जो है वो कोड यूज करना है झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर को लिखकर आपको कोड को यूज करना है, राइट। और अनअकैडमी में कुछ भी परचेज कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी कोर्स का परचेज कर रहे हो या ऑप्शनल कोर्स के लिए परचेज कर रहे हो, इस कोड को, झा सर कोड को यूज करोगे आप, कैपिटल में JHASIR, तो आपको ह्यूज डिस्काउंट्स और बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। तो आज ही लो यार जाकर तुरंत, अगर आपको परचेज करना है तो ये ऑफर जो है वो आज ही के लिए है, सिर्फ वैलिड। तो तुरंत जो है वो आज की आज एनरोल कर लो। गाइस, डिस्कस करेंगे नेशनल वोटर्स डे के बारे में। तो 12वां नेशनल वोटर्स डे जो है वो अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया। नेशनल वोटर्स डे क्यों ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये वो दिन था 25 जनवरी का, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारा भारत का जो निर्वाचन आयोग जो है, उसकी स्थापना हुई थी। उसका फाउंडेशन डे था, उसकी स्थापना दिवस थी, राइट। कब थी ये? 25 जनवरी 1950 को। तो इसलिए 25 जनवरी को जो है वो नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। बस सिंपल सा एक फैक्ट बस आप ध्यान में रखो, छोटा सा। गाइस, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1950 को, पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना कि हमने अपने भारत के संविधान को लागू किया था। हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पहला पॉइंट। अब सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी ही क्यों, क्यों इस डेट को चूज किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने घोषणा कर दी थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, कंप्लीट पूर्ण स्वराज की हमने घोषणा कर दी थी। हमारी जो कांग्रेस थी, उन्होंने कोलोनाइजर से पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा करी थी 26 जनवरी वाले दिन 1930 को। तो जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उनके दिमाग में एक विचार आया कि संविधान को स्वतंत्रता की लड़ाई में विशेष महत्व रखने वाले दिन लागू किया जाना चाहिए। कि संविधान हम उसी दिन लागू करेंगे जिस दिन पास्ट में हम लोगों ने एक विशेष लड़ाई लड़ी थी कोलोनाइजर्स के अगेंस्ट, इस देश को आजाद करने के लिए। तो इसी तरीके से हमने देखा कि 26 जनवरी को जो है वो डेट डिसाइड की गई और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते। तो आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस कोलोनाइजर से कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दी थी। और फिर जब हमारे देश को आजादी मिली थी, अब हमारे देश को आजादी मिल गई थी 1947 में, राइट, 15 अगस्त 1947। तो इंडिया को आजादी मिल गई, बट प्रॉब्लम ये थी कि 15 अगस्त को तो आजादी हमें मिल गई, बट हम चाह रहे थे कि यार कोई ना कोई एक ऐसी डेट होनी चाहिए पास्ट की कि जिस दिन हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था, तो उसी डेट के अवसर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमें लागू कराना है। तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उन्होंने ये चीज सोची, राइट। तो ऐसे करके 26 जनवरी डेट जो है वो ऐड कर दी गई कि इसी दिन हम जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे। तो ये चीज हुई और इसी दिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है गाइस, उसको निरस्त कर दिया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में इंडिया को जो है वो घोषित किया कि इंडिया जो है वो अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर नहीं है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो ये घोषणा जो करी थी वो 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे वाले दिन जो है वो कर ली थी, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी गाइस, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ पूर्ण स्वराज दिवस ध्यान में रखो कि ये दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और हम ये चाह रहे थे कि जिस दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करें, लागू करें, वो एक ऐसा दिन होना चाहिए कि जिस दिन पास्ट में उस दिवस पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया हो इस देश को आजाद करने के लिए। और वो हुआ कि पूर्ण स्वराज दिवस पर हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी हमारी कांग्रेस ने, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो थोड़ा सा ध्यान में रखना। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अमेरिका का कंपीट्स एक्ट क्या है और इंडिया के लिए उसके क्या महत्व है। अमेरिका के कंपीट एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनो। तो यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इंट्रोड्यूस किया 2022 के एक कानून को, जिसके तहत ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेक्नोलॉजी की फील्ड के लिए और अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, अपनी आर्थिक। गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स के वेरियस वर्क वीजा के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि H1B वीजा क्या आता है, क्या होता है, H2B वीजा क्या होता है,
एल वीजा क्या होते हैं और भी कुछ वर्क वीजास के बारे में हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो पॉइंट नंबर 1, अमेरिकी प्रशासन जो है, यूनाइटेड स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो हर साल प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में वीजा जारी करता है जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर की जो कंपनियां हैं इनको कर्मचारी को भेजने की अनुमति देता है। अब पहला पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स वर्क वीजा जारी करता है, ये चाहता है कि पूरे दुनिया भर से जितने भी हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में आकर जॉब करें। प्लस ना ही सिर्फ हाईली स्किल्ड वर्कर्स, लो कॉस्ट एम्प्लॉयज भी ये होने चाहिए। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि पूरे दुनिया भर के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, हाई स्किल्ड लोग हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आए और यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी पर काम करें। और बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो यूनाइटेड स्टेट्स में आकर जॉब करता है वो काफी कम सैलरी में जो है वो जॉब करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि हाईली स्किल्ड वर्कर भी हो और लो कॉस्ट एम्प्लॉय भी हो, मतलब कि एम्प्लॉयर जो है वो उसके ऊपर कम खर्च करें रादर देन लोकलाइट्स पे खर्च करने की जगह। मतलब कुल मिलाकर इस पॉलिसी के तहत यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने सिटीजन्स को बिल्कुल भी खुश नहीं करता है, राइट। इस पॉलिसी के चक्कर में यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन जो है वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन जो सैलरी चार्ज करेंगे, बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो है वो उससे कम सैलरी में जो है वो काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि बाहर से आए हुए व्यक्ति को अपने खुद के देश में वो जो मतलब जो सैलरी जो मिलती है वो कम मिलती है और यूनाइटेड स्टेट्स में उसको ज्यादा मिल रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी जो है उसकी पेइंग कैपेसिटी हाई है, राइट। तो इसलिए बाहर के लोग जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर जॉब करने के लिए, और इससे फायदा होता है यूनाइटेड स्टेट्स के कैपिटलिस्ट को, पूंजीवादों को, वहां की कंपनीज को, राइट। और इस अल्टीमेटली इससे फायदा जो होता है यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी में होता है, यूनाइटेड स्टेट्स आत्मनिर्भर बन जाता है इससे, राइट। तो ये एक पूरी यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, राइट, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी आप जानते हैं कैपिटलिस्ट के ऊपर जो है वो चलती है, कैपिटलिज्म के ऊपर हम लोग को देखने को मिलती है, पूंजीवादों के ऊपर बेस है ये लगता हमें ऐसा। और वैसे वैसे तो अगर जनरली अगर हम बात करें तो जहां पर भी हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर भी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है इकोनॉमिकली, तो उसके पीछे हम लोग को कैपिटलिस्ट देखने को मिलते ही हैं। आपने हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा किस प्रकार से कैपिटलिस्ट जो है वो किस प्रकार से पूरी कंट्री के अंदर चेंजेस लेकर जो है वो आ जाते हैं। इवन अगर आपको लगता होगा कि हमारी कंट्री जो है वो कैपिटलिस्ट नहीं चला रहे, तो भी आप कहीं ना कहीं अभी भ्रम में है, आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, राइट, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर भी कैपिटलिज्म हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास जो होती है वो पूरी कंट्री को जो है वो रन करती है। अब होगा आपके इस पर दूसरे जो है वो ओपिनियन होंगे, बट जब आप डेप्थ में जब जाएंगे, आज के समय को देखते हुए, ये जो समय ग्लोबलाइजेशन का है, ट्रेड का है, आज के समय को देखते हुए आपको बिल्कुल चीज क्लियर होगी कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये एक तो योगदान भी बहुत ह्यूज रहता है कैपिटलिस्ट का एक कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो डालते हैं। बट हाँ, अगर एक कंट्री के अंदर जो कैपिटलिस्ट है वो अगर एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट ना करे तो बहुत बढ़िया रहता है उस कंट्री के लिए, क्योंकि उस कंट्री के अंदर एम्प्लॉइज खुश, यानी कि जनता खुश, राइट, क्योंकि जनता ही उसमें जो है कंपनी के अंदर काम कर रही है। तो एक बैलेंस बनाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक गवर्नमेंट को, और हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट एक बैलेंस बनाती है। बट हाँ, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो रिच और पुअर का जो गैप है इतना बड़ा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके पीछे की वजह भी जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है जो कैपिटलिस्ट के फेवर में होती है, राइट। चलो एनीवेज, वो तो एक अलग टॉपिक है, जब मैं आपको ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म के बारे में जब समझाऊंगा, जब कुछ टॉपिक आएगा तब मैं उस पर जो है वो डिटेल में बात करूंगा। अभी के लिए हम लोग जो है वो सिर्फ वर्क वीजा पर बात करते हैं। ये तो सिर्फ एक बात जो है वो छिड़ गई क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कैसा क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण मुझे आप लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। तो सिंपल तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ये इसलिए करता है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स वांट कि जितने भी हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में आए और उनकी कंपनी के लिए काम करें, क्योंकि उनकी कंपनी के लिए काम करेंगे तो वही आत्मनिर्भर बनेंगे, राइट, क्योंकि उनकी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वेरियस टेक्नोलॉजी रिलीज करेगी और उसको महंगे में बेचेगी, पूरे दुनिया भर में बेचेगी, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स की वो थिंकिंग होती है इस प्रकार की, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा जो है वो वीजा जो वर्क वीजा जो है वो रिलीज करता है। आपको बता दें H1B वीजा जो है वो किन के लिए होता है, ध्यान में रखना, जिस पर्टिकुलर जॉब में, जिस ऑक्यूपेशन में, पेशे में बहुत ही हाई स्किल्ड की आवश्यकता होती हो तो वो H1B वीजा कहलाता है। प्रोफेशनल्स के लिए ये वीजा होता है जिनके पास हायर एजुकेशन डिग्री होती है, तो उनके लिए ये वीजा अलॉट करता है यूनाइटेड स्टेट्स, H1B वीजा। तो आप ध्यान में रखना कि H1B वीजा किनको मिलता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, राइट। इसके अलावा L1 वीजा जो होता है वो कंपनीज के लिए होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की बाहर की कंपनी जो है वो अपने हाई स्किल्ड वर्कर्स को जो है वो 7 सालों की पीरियड के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में भेजती है, ट्रेनिंग लेने के लिए, जॉब करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो पेरेंट कंपनी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनकी ग्रोथ करवाने के लिए, राइट। और उससे एम्प्लॉय भी खुश हो जाता है कि यार उसको तो फॉरेन टूर करने को मिल गया, फॉरेन
एसोसिएट मतलब वो हो गया, वो फॉरेन में जाकर उसने काम जो है वो किया। जैसे कि आप लोग हैं गाइस, आप जब आईएएस एग्जाम को क्रैक करेंगे, राइट, आप में से काफी सारे स्टूडेंट यूपीएससी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप आईएएस एग्जाम को क्रैक करेंगे तो आपको फॉरेन अटैचमेंट मिलेगा। और वैसे तो अगर आप आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं तो आप तो जानते ही फॉरेन कंट्री में आपको सर्व करना होगा। बट मैं मेरा मतलब ये है कि जैसे L1 वीजा में कंपनी जो होती है वो अपने बेस्ट एम्प्लॉय को जो है वो बाहर भेजती हैं, ट्रेनिंग उनको कि जिससे कि उनका एम्प्लॉय जो है और अच्छा हो जाए और अच्छी उसको ट्रेनिंग मिल जाए, और साथ ही साथ वो पेरेंट कंपनी के लिए और ह्यूज कंट्रीब्यूट करे, और वो एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड हो कि अरे यार मेरी कंपनी ने कितनी बढ़िया मुझे जो है वो एक वो भेज दिया, वर्क वीजा पे बाहर जो है वो अपॉर्चुनिटी दे दी। तो वैसे ही सेम आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक फॉरेन अटैचमेंट आपका होगा, जिसमें आपको मेरे ख्याल से शायद यूके यूके और साउथ कोरिया, तो ये दो जगह दो लोकेशन पर भेजा जाएगा। ये दो लोकेशन के बारे में मुझे जानकारी है, तो यहाँ पर आपको जो है वो भेजा जाएगा। और बाकी इसके अलावा और भी कहीं भेजा जा सकता है। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि जब आप आईएएस एग्जाम को क्रैक करेंगे तो कई केसेस में आप जो है वो सरकार के साथ जैसे परमिशन लेकर फॉरेन कंट्रीज जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज होती है, सब बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, तो उसमें जाकर आप पढ़ाई भी कर सकते हो सरकारी खर्चे पे, राइट। तो वो एक्चुअली सरकार क्यों आपको भेजेगी, क्योंकि सरकार वांट्स क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करोगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स यू कि आप वहां पे जाकर सीखें, स्किल लें और उस स्किल्स को जो है वो अप्लाई करें यहाँ पर इंडिया में आकर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इस प्रकार से। तो ये कंपनी जो होती है वो अपने जब एम्प्लॉयज को जो है वो भेजती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में काम करने के लिए, तो फिर वो जो वीजा होता है वो L1 वीजा होता है। क्लियर यहाँ तक? H1B वीजा क्या होता है, L1 वीजा क्या होता है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब H2B वीजा क्या होता है, तो जो भी लोग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाते हैं फूड और एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करने के लिए, तो उनको H2B वीजा मिलता है। और J1 वीजा जो है वो कौन सा होता है, तो ये स्टूडेंट वीजा होता है, राइट। ये स्टूडेंट वीजा जो होते हैं वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाते हैं, तो उनको जो वीजा प्राप्त होता है वो J1 वीजा होता है। तो ऐसे करके हमने J1 वीजा, H2B वीजा के बारे में बात करी, L1 वीजा के बारे में बात करी, H1B वीजा के बारे में बात करी, और एक बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा क्यों करता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइस हम लोग समझेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, FCRA के बारे में। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि ये कानून का मेनली काम क्या है। तो इस कानून के नाम से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ये मैं आपको समझाता हूं कि ये जो कानून है ये मेनली एनजीओ हो गया या ट्रस्ट वगैरह जो हो गए तो उस पर मेनली एप्लीकेबल होता है। देखो होता क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि एक कोई एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ है, इसके पास फॉरेन कंट्री से फंडिंग आ रही है, पैसा आ रहा है, राइट, फॉरेन से इसके पास जो है वो पैसे आ रहे हैं, फंडिंग आ रही है इसके पास, एनजीओ के पास, राइट। तो पर हो क्या रहा है कि ये जो एनजीओ है ये घोटाले करता है। ये करता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे या हवाला सिस्टम के पैसे जो है वो अपने पास जो है वो बुलवा लेता है, राइट, कंट्रीब्यूशन के तौर पर, और ऑन पेपर जो है वो दिखा देता है कि इसने जो है वो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो एनजीओ है, मतलब एक कोई एनजीओ है वो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए या गरीबों को खाना खिलाने के लिए काम कर रहा है ना, गरीबों को खाना खिलाने की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या करते हैं, नकली बिल दिखाकर ऑन पेपर पे पूरी चीज मेंशन कर देते हैं कि जो पैसा आया उन्होंने कहां कहां पर किस किस जगह पर खर्च कर दिया, राइट। बट जो ये पैसा आता है वो पैसा इलीगल पैसा होता है, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से आया हुआ पैसा होता है या हवाला सिस्टम से आया हुआ पैसा होता है। क्योंकि आप जीएस पेपर 3 के अंदर आपको मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला सिस्टम, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और ऐसा पैसा होता है कि जो कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज के उपयोग में लिया जाने वाला पैसा होता है। तो ऐसे पैसे फॉरेन कंट्री से बुलवाए जाते हैं इन एनजीओ के माध्यम से, इन ट्रस्ट के माध्यम से, राइट। तो इसी पर ही निगरानी रखने के लिए, ऐसी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी पर निगरानी रखने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया। इस कानून में यह चीज मेंशन्ड है कि अगर कोई भी संस्था हमारी कंट्री के अंदर अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रही है, अब इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन ध्यान से समझिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन है क्या। अगर एक कोई कंपनी है, अगर मतलब वो उसके पास अगर पैसा आ रहा है फॉरेन कंट्री से, राइट, एक संस्था है फॉरेन कंट्री से अगर उसके पास पैसा आ रहा है और ये जो पैसा है वो किस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए है। मतलब कि ये मान लेता हूं कि एक कोई कंपनी फॉरेन में है और इंडिया में एक कोई कंपनी है। अगर फॉरेन की कंपनी इंडिया की कंपनी को पैसा भेज रही है और किस एवज में, कि इंडियन कंपनी ने उनके लिए कुछ काम किया, सर्विस प्रोवाइड करी है, तो वो क्या हुआ, वो बिजनेस हो गया। तो ऐसी चीजें कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं आती है, राइट। कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन सी चीजें आती हैं कि जैसे कि डोनेशन, जैसे कि किसी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने कंट्रीब्यूट किया है यार, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आप हैं, राइट, आप लोग भी करते होगे, नो डाउट, डेफिनेटली आप लोग करते होगे। देखिए जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर
ट्रस्ट को पैसा डोनेट कर दिया या कंट्रीब्यूट किया, है ना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली मेनली जो पैसा होता है ये एक प्रकार से डोनेशन वाला पैसा होता है, कंट्रीब्यूशन वाला पैसा होता है, राइट। और इस पैसे की हेराफेरी एनजीओ ट्रस्ट में आसानी से हो जाती है, कुछ बस नकली कागजात पेपर्स है वो लगा के। तो इसी चीज पर रोक लगाने के पर्पस के लिए कानून लाया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एग्जैक्टली क्यों लाया गया और उसका पर्पस क्या है। अब हम थ्योरेटिकली पूरी चीज को समझते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया। तो 6000 एनजीओ जो हमें देखने को मिलते हैं जिनका एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन रिन्यू होना था, जिसको रिजेक्ट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 6000 से भी ज्यादा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया, रिन्यूअल करने से मना कर दिया। और ये जो ट्रस्ट है इनमें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम भी है, रामकृष्ण मिशन भी है, शिरडी का श्री साईं बाबा संस्था ट्रस्ट भी शामिल है, जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू जो है वो नहीं हुआ है। और आपको बता दें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी एनजीओ अगर वो फॉरेन फंड या फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट करता है तो उस एनजीओ को रजिस्टर करवाना पड़ेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत, राइट। और इवन एक और चीज हुई है कि अभी बताया जा रहा है कि थाउजेंड्स की मात्रा में एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल जो है वो 2020 और 21 के लिए लाया गया, और मिनिस्ट्री ने काफी सारे एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के रिन्यू को डिनाई कर दिया, हटा दिया, रद्द कर दिया। और 5789 एनजीओ ने अप्लाई ही नहीं किया रिन्यूअल के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तक के पीरियड के लिए, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि घोटाले चल रहे थे। आप घोटाला अगर रिन्यू करेंगे तो वो निगरानी में आ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने रिन्यू नहीं किया, राइट। और आपको बता दें कि पहले जो एनजीओ थे वो 22,000, मतलब लगभग कह सकते हैं 23,000 के आसपास एनजीओ थे, वो घट के लगभग 16,000 17,000 के आसपास ही बस बचे आज की डेट में, राइट। एग्जैक्टली आपको ये फिगर याद रखने की जरूरत नहीं कि कितने एनजीओ पहले थे कितने एनजीओ बचे, बट आपको मुद्दा पता होना चाहिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्यों लाया गया। और आज की डेट में इस कानून के आने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक एनजीओ ने रिन्यू नहीं कराया तो मतलब कहीं ना कहीं घोटाला चल रहा था, पता था, राइट, उनको कि अगर रिन्यू कराएंगे तो ये किसके अंडर आ जाएंगे, प्रॉपर तरीके से अथॉरिटीज की मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी, अथॉरिटीज इनके ऊपर निगरानी रखना शुरू करेगी, इनके फॉरेन फंड्स पर निगरानी रखना शुरू करेंगी, है ना। तो ये चीज इसलिए लाई गई। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो किस प्रकार से एनजीओ की फंडिंग को रेगुलेट करता है, किस प्रकार से नियंत्रण रखता है एनजीओ के वित्तीयन पर, तो इस पर हम लोग बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो मेनली रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशंस को, कि जितनी भी फॉरेन कंट्री से डोनेशन आती है उसको रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि ये जो कंट्रीब्यूशन जो है उसका हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और ये कानून जो है गाइस ये पहली बार 1976 में लाया गया और इसको 2010 में अमेंड किया गया, फिर बाद में आकर 2020 में भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया था। और आपको बता दें कि सेक्शन 5 जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का हमें देखने को मिलता है, ये बेसिकली पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को, राइट, कि यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एज अ पॉलिटिकल नेचर के तौर पर, और उसको फॉरेन फंड के एक्सेस को डिनाई करवा सकती है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो किसी भी संस्था की फॉरेन फंडिंग रुकवा सकती है, फॉरेन डोनेशन को रुकवा सकती है, ये डिक्लेयर करते हुए कि ये संस्था जो है वो पॉलिटिकल नेचर की है। और एफसीआरए को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, राइट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको बता दें कि ये जो भी प्रोविजन है इस कानून के एफसीआरए के वो किन किन पर एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया की पूरी टेरिटरी में, राइट, एप्लीकेबल है। जो भी सिटीजन्स जो इंडिया के हैं, हो सकता है कि वो उनकी कंपनी जो है वो बाहर हो, इंडिया के बाहर हो, राइट, या उनकी इंडियन जो कंपनी है पेरेंट कंपनी उसकी कोई ब्रांच जो है वो बाहर हो, राइट। तो वो पूरी चीजें जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है उन सभी के ऊपर जो है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। और जो भी कंपनी जो है वो कवर्ड है इस कानून के तहत, तो उसके अंदर इंडिविजुअल भी कवर्ड हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कवर हो सकती है, कोई भी एक संस्था है या कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी है, वो सभी चीज इसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, राइट। और आपको बता दें कि इसके अंदर ये चीज बताया गया है कि अगर किसी भी प्रकार के एनजीओ को डोनेशन दिया जा रहा है, अगर कोई फॉरेन डोनर जो है वो डोनेट कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा। मतलब कि सिंपल शब्दों में कि अगर कोई भी कंपनी है, संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, अगर वो डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंडियन संस्था, राइट, अगर वो डोनेशन रिसीव कर रहे हैं
फॉरेन से यानी कि फॉरेन कंट्री से, तो उन्हें पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा और उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, मतलब अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉरेन डोनेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अभी 2020 का इसका जो अमेंडमेंट, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हम लोग को देखने को मिला, तो उसके अंदर ये चीज रख दी गई कि एनजीओ को अब अपना एक बैंक अकाउंट, एसबीआई का बैंक अकाउंट दिल्ली पर ओपन करवाना पड़ेगा। दिल्ली की मेन ब्रांच जो एसबीआई की है, तो वहां पर एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और सिर्फ उसी अकाउंट पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो आप रिसीव कर सकते हो। मतलब कि सरकार ने ये कह दिया कि जितने भी एनजीओ हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करते हैं, आप दिल्ली में एक खाता खुलवाइए और दिल्ली के उसी खाते में ही फॉरेन फंड जो है वो आने चाहिए एसबीआई की ब्रांच में। तो इसको लेकर काफी सारे जो पिटीशन भी जो है फाइल हुई थी कि यार ये गलत है। जो एनजीओ दूर दराज के एरिया में ऑपरेट करते हैं, रूरल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। वैसे तो गाइज आज की डेट में इंटरनेट बैंकिंग की इतनी अच्छी सुविधा है, तो कोई डिफिकल्टी तो होना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बट फिर भी पता है आपको कि घोटाले रहते हैं काफी ज्यादा, राइट। अब इसमें क्या रहेगा कि एक ही शाखा पर अगर एनजीओ के पूरे जितने भी अमाउंट्स हैं, अगर वो ट्रांसफर होंगे, फॉरेन फंड्स अगर ट्रांसफर होंगे एक ही शाखा पर, तो अथॉरिटीज के ऊपर आसानी हो जाएगी उनको मॉनिटर करने के लिए। तो इसलिए सरकार ने ये चीज करी है, राइट। और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एग्जैक्टली, मतलब इसको डिफाइन किया गया फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। इसमें कहा गया कि कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी डोनेशन, राइट, कोई भी डिलीवरी, यानी कि कुछ भी सामान दिया जा रहा है, कुछ भी ट्रांसफर जो है वो किया जा रहा है फॉरेन सोर्स के माध्यम से, यानी कि जहां पर फॉरेन का पैसा लगा है, राइट, विदेश का पैसा लगा है, तो विदेश के पैसे वाले किसी भी पर्टिकुलर डोनेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन नाम दिया गया है। हालांकि इसके अंदर कोई भी गिफ्ट जो है पर्सनल यूज के लिए शामिल नहीं किया गया है। मतलब अगर किसी फॉरेनर ने अगर किसी संस्था के अंदर किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट दिया या एनजीओ के पर्सनल यूज के लिए गिफ्ट दिया, तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कि किस चीज को शामिल किया जा रहा है, जैसे एनजीओ, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि एनजीओ का अगर काम है गरीबों को खाना बंटवाना, और गरीबों को खाना बंटवाने के पर्पज के लिए अगर डोनेशन दिया जा रहा है, फंड दिया जा रहा है, तो उस चीज को यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा मेनली, राइट। और अगर कोई कंपनी जो है वो अगर काम कर रही है, मतलब बिजनेस कर रही है दूसरी कंपनी के लिए, राइट, और उस पर्पस के लिए, उस बिजनेस के लिए उनके पास अगर पैसा आ रहा है फॉरेन से, तो फिर उसको इसमें इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब फॉरेन से हम लोग फंड रिसीव कर सकते हैं, पैसा रिसीव कर सकती है कंपनीज, बट अगर वो ट्रस्ट के नाम पर, डोनेशन के नाम पर पैसा रिसीव कर रही है, तो फिर उनको रजिस्टर अपने आप को करवाना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से पहले, राइट। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। अपवाद, कि कोई भी करेंसी या कोई भी सिक्योरिटी, राइट, इस कानून के तहत, मतलब इसमें सिर्फ करेंसी नहीं है, इसमें सिक्योरिटीज भी है, यानी कि शेयर्स वगैरह। कई बार ऐसा होता है कि मतलब डोनेशन के नाम पर कुछ शेयर्स दे दिए जाते हैं, राइट, सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर दी जाती है। ऐसे भी होती हैं, इस प्रकार की हरकतें भी होती हैं इलीगल तरीके से, जो होता है ना मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब चीजों में हम लोग को हवाला सिस्टम के अंदर, तो ये चीज भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से भी ट्रांजेक्शन जो है वो होते हैं, राइट। तो कोई भी मनी अगर फीस के तौर पर रिसीव हो रही है, या वही चीज मैंने आपको बताया कि बिजनेस के तौर पर या ट्रेड के तौर पर रिसीव हो रही है इंडिया के अंदर, तो उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया, क्योंकि ट्रेड ऑब्वियस ही बात है यार। तो बिजनेस के लिए ये मान के चलो कि कोई भी, जैसे कि अब एनजीओ ही मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब एनजीओ की अगर हम लोग बात कर लें, अब लेट्स से कि अब वो एनजीओ जो है वो किस प्रकार का काम कर रही है, वो अगर बिजनेस करती है किसी भी प्रकार का फॉरेन कंट्री के साथ, राइट, विदेश के साथ, अब उस बिजनेस के लिए उसको जो पैसा अगर मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए उसको जो पैसा मिल रहा है, तो उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, मतलब उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहा जाएगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आप तो सिर्फ ये चीज दिमाग में रखो कि जो डोनेशन है, राइट, जो वेलफेयर के पर्पज के लिए पैसा जो है वो उठाया जा रहा है, फंड जो है वो रेज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है, राइट। और हाँ, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनके द्वारा दिए गए डोनेशन को जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, एनआरआई के डोनेशन को। बट हाँ, अगर कोई पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, राइट, जिन्होंने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, राइट, बट उनके पास पीआईओ या ओसीआई कार्ड है, राइट, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, तो उनको फॉरेन नेशनल ही माना जाएगा और उनके द्वारा सेंड किया गया जो डोनेशन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि अगर कोई एनआरआई डोनेट कर रहा है किसी इंडियन संस्था को, तो वो वाला जो डोनेशन होगा वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा। बट हाँ, अगर पीआईओ या ओसीआई अगर डोनेट कर रहा है, तो फिर वो वाला फंड या वो वाला कंट्रीब्यूशन जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की कैटेगरी में लाया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते, तो इलेक्शन के कैंडिडेट, चुनावी उम्मीदवार,
फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई भी एमपी एमएलए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी या ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल नेचर के होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर या पब्लिशर जो होते हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी जो कि सरकार के द्वारा ओन की गई हो तो उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट। कोई भी अगर कंपनी है, अगर वो प्रोड्यूस कर रही है या ट्रांसमिट कर रही है किसी प्रकार की ऑडियो न्यूज को, ऑडियो विजुअल न्यूज को, या करंट अफेयर्स प्रोग्राम को चला रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। या कोई भी दूसरे व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का सिर्फ ये छोटा सा टॉपिक था जिसको बस ध्यान में रखो। सिंपल सी चीज एक ध्यान में रखो कि फॉरेन कंट्री से आने वाले जितने भी डोनेशंस हैं, फंड्स हैं, जो वेलफेयर पर्पस के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जो एनजीओ और ट्रस्ट एक्सेप्ट करती हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेने के लिए एनजीओ को दिल्ली में एक एसबीआई की ब्रांच में अकाउंट खोलना पड़ेगा और पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने की, राइट। कई उम्मीद करता हूं एफसीआरए का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ चुका होगा। एक छोटी सी अपडेट है, ये मुझे आपको बतानी है कि रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करीबन 6000 एनजीओ से कहा है कि आप जो है वो सरकार से संपर्क करें, क्योंकि ये 6000 एनजीओ जो है इनका जो एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल जो है, कि एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका रिन्यूअल जो है ये टाइम पर नहीं करा पाए। तो इन्होंने कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ से कि आप एक काम करिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से संपर्क करिए, यानी कि केंद्र सरकार से संपर्क करिए, केंद्र सरकार आपकी शिकायतें सुनेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगी, राइट। हुआ ये था कि अभी काफ़ी सारी पेटिशन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आई है जिसमें डिमांड की जा रही है कि एनजीओ को महामारी खत्म होने तक अलाउ किया जाए कि वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव कर सकें, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को अभी देखने को मिली थी बेसिक सी छोटी सी न्यूज़ में, जो कि हालांकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, बट फिर भी एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी आपको ये ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरा अधिकार है कि वो किसी भी एनजीओ के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर सकती है, निरस्त घोषित कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। और आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन जो होता है एफसीआरए का वो कैंसिल किस कंडीशन में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एनजीओ ने एक एप्लीकेशन फाइल करी और उसकी एप्लीकेशन के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट थे, मतलब कि बहुत सारी ऐसी जानकारी जो थी वो गलत थी, जांच करने पर पता लगा कि काफ़ी सारी जानकारी गलत एनजीओ ने दी है, तो ऐसे एनजीओ को फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। और यदि कोई एनजीओ जो है वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के देखने को मिलते हैं, तो कोई एनजीओ अगर एफसीआरए के टर्म्स एंड कंडीशन का उल्लंघन कर रही है, वॉयलेट कर रही है, तो ऐसे एनजीओ की एफसीआरए जो है वो बंद कर दी जाती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन फंडिंग जो है उसको बंद कर दिया जाता है, राइट। और एक और चीज़ देखी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एनजीओ है तो एनजीओ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो रजिस्टर्ड हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनजीओ एक है जो जैसे गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए तैयार किया है, बना है, अब वो इस काम की जगह कुछ और काम में इन्वॉल्व है या इस काम को नहीं कर रहा है, तो लगातार 2 सालों तक, तो जब ऐसा देखा जाता है, जांच में पाया जाता है कि जिस चीज के लिए वो एनजीओ रजिस्टर्ड था उस चीज में वो बिल्कुल भी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, तो उसका भी एफसीआरए जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि उसको अब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। इवन अगर जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये एनजीओ जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओपिनियन होता है तो उसके तहत भी एनजीओ जो है वो रद्द कर दिया जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है किसी भी एनजीओ को रद्द करने की, राइट। और अगर एक एनजीओ की ऑडिटिंग वगैरह जो होती है, जब पाया जाता है कि यार उसके जो ट्रांजेक्शन जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, कि वो सही जगह पर पैसा खर्च कर रही है, तब जब उसकी ऐसी कुछ ऑडिटिंग आती है, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स निकलती हैं, तब भी ऐसे एनजीओ को जो है वो उसका एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन जो है वो हटा दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे पॉइंट्स भी आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। और इसके अलावा एक चीज़ और जो है वो मुझे आपको बतानी थी कि ये एक कोई एनजीओ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन उसने अपना करवा लिया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर वो रजिस्ट्रेशन कितने सालों तक वैलिड रहता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो 5 साल तक, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि एक एनजीओ जो है जिसने अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो 5 सालों के लिए वो वैलिड रहता है। और ये रिन्यू जो है वो कब कर सकता है, विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिस दिन इस पर्टिकुलर 5 साल का पीरियड यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाला होगा, उससे पहले 6 महीने के अंदर अंदर ये रिन्यूअल की एप्लीकेशन जो है वो दे सकता है एनजीओ।
अच्छा, अगर बाय चांस वो टाइम पर रिन्यू नहीं करवा पाया तो उस समय ऑब्वियस ही बात है कि वो उस एनजीओ को अब बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा फॉरेन फंड्स को रिसीव करने के लिए बिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन के। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस इंपॉर्टेंट, जो कि एक्स्ट्रा मैंने आपको बताए हैं। बाकी आपको एफसीआरए के बारे में पूरी हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से पता लग गई होगी। हर एक पॉइंट एफसीआरए से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा, और जितनी चीज़ मैंने आपको बताई उतनी चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा। अगर एफसीआरए का टॉपिक आता है तो सिर्फ इसी में से पूरी चीज़ आएंगी। गाइज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है उसकी लिंक है, तुरंत जाकर उसको ज्वाइन करो। वहां पर आपको जो अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, इसकी रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। और हमारी मेंस की एक फ्री आंसर राइटिंग की क्लासेस चलती हैं रेगुलर बेसिस पर, उन क्लासेस को फॉलो करिए, और उसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो आप हमारा कंप्लीट जनरल स्टडीज का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जीरो से पूरी तैयारी इसमें करवाई जा रही है, जीरो से पूरी कंप्लीट जीएस 1 2 3 4 आपका करवाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई जा रही है क्लासेस के दौरान, तुरंत उसको ज्वाइन करें। एंड सेकेंडली हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी एक बैच है, जहां पर 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप आंसर्स लिखकर भेजते हैं और हमारी टीम जो है, बेस्ट फैकल्टी जो है हमारी, वो आपकी कॉपीज को चेक करती हैं और आपको बताती है कि आप कैसे आंसर्स को इंप्रूव करेंगे, राइट। और 500 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मतलब मान के चलिए कि इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से रेगुलरली जैसा मैं कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, तो आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मेंस आंसर राइटिंग बैच से रिलेटेड या हमारे जीएस बैच से रिलेटेड, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। नंबर है 9713282838। बाकी हमारा करंट अफेयर्स का पेड प्रोग्राम भी है, जिसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगी, राइट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी। आप कंटिन्यू करिए लेक्चर को, मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन होकर ही रहेगा। गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पद्म अवार्ड के बारे में। और सबसे पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि हर साल पद्म अवार्ड की घोषणा कब की जाती है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर, रिपब्लिक डे पर हर साल पद्म अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। और इस साल पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, डॉक्टर से लेकर आर्टिस्ट और इवन ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि सार्वजनिक सेवा में लगे आम नागरिक जो हैं, उनके सहित 128 व्यक्तियों को चुना गया है पद्म अवार्ड के लिए। और अधिकांश व्यक्तियों ने इस पुरस्कार को शालीनता से स्वीकार कर लिया है, बट पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। मतलब कि वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया कि इनको पद्म अवार्ड नहीं चाहिए। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा भी एकदम से न्यूज में आ चुका है। तो क्या कोई प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति क्या मना कर सकता है पद्म अवार्ड रिसीव करने से, या फिर क्या कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके थ्रू सामने वाले की सहमति या कंसेंट जो है वो लिया जाता है, यानी कि जिसको पद्म अवार्ड दिया जा रहा है उससे सबसे पहले सहमति ली जाती है क्या? तो इन्हीं सब चीजों के आंसर्स अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। और साथ ही साथ पद्म अवार्ड के बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो गाइस पद्म अवार्ड है क्या? तो भारत रत्न के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का, भारत रत्न के बाद पद्म अवार्ड्स। 1954 में भारत रत्न के साथ ही इसकी स्थापना की गई थी, भारत रत्न के साथ ही इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल रिपब्लिक डे के अवसर पर की जाती है, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और ये अवार्ड जो है गाइस, ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए दिया जाता है। फिर पद्म भूषण दिया जाता है, ये हायर ऑर्डर की सर्विसेज में, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर में दिया जाता है। और पद्मश्री जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ये अवार्ड जो है वो अलग अलग फील्ड्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं, बट यस इस अवार्ड के अंदर पब्लिक सर्विस का एक एलिमेंट शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब देखो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो जो भी व्यक्ति पब्लिक सर्विस में अपना योगदान देते हैं, और सिर्फ योगदान नहीं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक्सलेंस प्लस वाला योगदान देते हैं, तो उन व्यक्तियों को जो है वो चूज किया जाता है और उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब ये अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, जैसे आर्ट्स, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स,
साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एटसेट्रा। राइट, अब सिविल सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि जो आप ब्यूरोक्रेट्स जो बनने वाले हैं, तो ये अवार्ड जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं दिया जाता। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्यों नहीं दिया जाता, तो उसके पीछे का आंसर क्या है कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सिविलियंस को ये प्रोवाइड किया जाता है। यू गाइज विल बी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप ब्यूरोक्रेट्स होंगे। जैसे आर्मी के लोग जो होते हैं ना, उनका एक अलग कार्डर होता है, राइट। जैसे आपने कई बार सुना होगा आर्मी वाले वो बोलते हैं कि दिस प्लेस इज फॉर सिविलियंस एंड सिविलियंस आर नॉट एट ऑल डिसिप्लिन पर्सन, राइट। तो आपने कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है वो सुने होंगे आर्मी की तरफ से, तो क्योंकि उनको जब ट्रेन किया जाता है तो बहुत डिसिप्लिन उनको सिखाया जाता है। फिर जब वो सिविलियंस के बीच में जाते हैं, जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि ये आर्मी का जो एक ट्रेंड ऑफिसर जो होता है वो सिविलियंस के बीच में नहीं रह सकता, इसलिए उनको एक अलग जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब मान के चलिए कि उनका रेसिडेंशियल एरिया भी जो है वो अलग होता है, क्योंकि सिविलियंस के साथ फिर वो घुल मिल नहीं पाते। सेम विथ यू गाइज ऑल्सो, जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जब आप आईएएस एग्जाम क्रैक करेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, राइट, तब आपकी जो पर्सनालिटी जो ट्रेनिंग के दौरान डेवलप की जाएगी, तो वो फिर आप वो कॉमन मैन से अलग ही रहने वाले हैं, राइट। तो ये जो अवार्ड है ये सिविलियंस को प्रोवाइड जो है वो किया जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं किया जाता। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, राइट। हालांकि भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा तो उसमें ये वाला पॉइंट भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो है वो क्या चीज जानी कि पद्म अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया के अंदर, भारत रत्न के बाद 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। 3 कैटेगरी में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिया जाता है। अलग अलग फील्ड्स में ये अवार्ड दिया जाता है, बट जब भी ये अवार्ड दिया जाएगा तो व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। सीमाएं और अपवाद है, जैसे कि ये अवार्डी जो होते हैं उनको कोई भी कैश रिवॉर्ड नहीं मिलता। मतलब कि पद्म जो अवार्ड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, पद्म पुरस्कार जो हमें देखने को मिलते हैं, इसमें एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं। मेडलियन दिया जाता है, यानी कि पदक दिया जाता है, जो कि वो गवर्नमेंट फंक्शंस में या पब्लिक फंक्शंस में पहन सकते हैं। बाकी इसमें कोई भी उनको कैश रिवॉर्ड वगैरह नहीं दिया जाता। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, कोई नगद पुरस्कार इसके अंदर नहीं मिलता है। और पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं होती है, क्योंकि आप जानते ही गाइस कि हमारी कंट्री के अंदर टाइटल्स को जो है वो अबॉलिश किया हुआ है। बताइए जरा, फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल के अंदर टाइटल्स को जो है वो अबॉलिश किया हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। तो पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, कोई टाइटल नहीं है ये, राइट। और पुरस्कार विजेताओं से अपेक्षा की जाती है, यानी कि जिनको भी ये अवार्ड मिलता है उनसे ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो अपने नाम के उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि प्रीफिक्स और सरफिक्स या सिंपल लैंग्वेज में अपने नाम के आगे या पीछे मेंशन ना करें कि उनको ये अवार्ड जो है वो मिला है, राइट। जैसे कि कई बार मेंशन, देखो जनरली वो खुद नहीं कर सकते, बट कई बार कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम बोलते हैं ना कि पद्मश्री विजेता फलाना फलाना, पद्म भूषण विजेता फलाना फलाना। तो इस प्रकार से कई बार हम स्पीचेस में सुनते हैं, कई बार एंकर्स बोलते हैं या कहीं किसी फंक्शन में उनको बुलाया जाता है तो कोई छपवा देता है उनके नाम के आसपास, बट वो खुद यूज नहीं कर सकते, राइट, कि वे अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इनका उपयोग नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज है। और पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को पुरस्कार को प्रदान किए जाने के 5 वर्ष बाद ही इससे उच्च श्रेणी का कोई पुरस्कार दिया जा सकता है। तो किसी सिविलियन को जब ये अवार्ड मिलता है तो उस अवार्ड को रिसीव करने के 5 साल तक उनको वेट करना पड़ता है, 5 इयर्स तक वेट करना पड़ता है। उसके बाद ही इनको जो पद्म अवार्ड जो है इससे ऊपर का अवार्ड मिलेगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि भारत रत्न। और एक वर्ष में 120 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते, 120 से ज्यादा पुरस्कार नहीं दिए जा सकते। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये 120 अवार्ड्स के अंदर, टोटल नंबर के अंदर, इन संख्या में मरणोपरांत पुरस्कार, मतलब कि पॉस्टमस अवार्ड, यानी कि कई बार जो व्यक्ति जो है जिनकी डेथ हो जाती है, स्वर्गवास इनका हो जाता है, उनको जब, यानी कि उनकी फैमिली को जब ये अवार्ड दिया जाता है, उनके नाम से जब ये अवार्ड रिलीज किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तो उनको ये 120 अवार्ड्स की लिस्ट में जो है वो नहीं रखा जाएगा। यानी कि 120 प्लस अवार्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो दिए जाते हैं। अब ये प्लस के अंदर पॉस्टमस अवार्ड्स आ जाते हैं, एनआरआई आ जाते हैं और फॉरेनर्स आ जाते हैं। तो अगर किसी एनआरआई को या फॉरेनर्स को भी अवार्ड देने के लिए चूज किया जा रहा है तो 120 प्लस की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। मतलब कि 120 आप कह सकते हो कि इंडियंस जो है उनको ये लाइफ जीवित इंडियंस जो है उनको ये दिया जा सकता है अवार्ड, राइट। तो ये एक लिमिट है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, पात्रता की बात करें, तो सभी पर्सन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स, जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के
भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग इन पीएसयूज ऑल्सो, यानी कि जो सरकारी जो कर्मचारी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इवन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी काम करते हैं, सिवाय डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को छोड़कर, तो ये एलिजिबल नहीं है इन अवार्ड्स के लिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना है, डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सरकारी कर्मचारी जो है, वो ये पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। मतलब कि आप ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको ये पद्म अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तो उसकी मैं आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। बिकॉज सिविलियंस का ये अवार्ड है, राइट, एंड यू गाइज विल बी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, एंड ऑब्वियसली बात है कि आप सिविलियन से डिफरेंट होंगे, कॉमन मैन से आप डिफरेंट होंगे, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं। एंड सेकेंडली, ये अवार्ड जब दिया जाता है वो किस पर्पस के लिए दिया जाता है, स्पेशल सर्विसेज के पर्पस के लिए दिया जाता है, नॉट फॉर लॉन्ग सर्विस। कि मतलब एक व्यक्ति जो है वो पब्लिक सर्विस में बहुत लंबे समय से वो पब्लिक की सेवा कर रहा है, उस चीज के लिए नहीं दिया जाएगा, स्पेशल सर्विस के लिए दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सिर्फ इसमें एक्सीलेंस की आवश्यकता नहीं है, एक्सीलेंस प्लस की आवश्यकता है। मतलब आप पब्लिक सर्विस कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसी कि सबसे बेस्ट, तभी जो है वो चूज करके आपको ये अवार्ड जो है वो पद्म अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, अब कौन नॉमिनेट कर सकता है अवार्डीज को, यानी कि किसको पुरस्कार मिलना है, ये कौन पहले नॉमिनेट करेगा कि यार इनको चूज किया जाए इस पुरस्कार के लिए। तो कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है पद्म पुरस्कार के लिए। इवन एक व्यक्ति अपने आप को भी जो है वो नॉमिनेट कर सकता है, और जितने भी नॉमिनेशन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, राइट्स। और ये साथ ही साथ उसमें उस व्यक्ति की जो है वो, और या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की डिटेल्स भी मेंशन की जाती है कि किस पर्पस के लिए अवार्ड जो है वो उनको देना है। और साथ ही साथ 800 शब्द का एक ऐसे भी लिखना होता है, सबमिट करना होता है, जिसमें मेंशन करना होता है कि क्यों दिया जा रहा है एक व्यक्ति, क्यों दिया जाना चाहिए इस व्यक्ति को, फलाना व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, ये अवार्ड, पद्म अवार्ड। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। अब ये अवार्डीज को, यानी कि पुरस्कार विजेताओं को कौन चुनता है, इनको कौन सेलेक्ट करता है, तो पद्म अवार्ड कमेटी होती है, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर साल बनाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर साल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो है वो गठित करते हैं पद्म पुरस्कार समिति, पद्म अवार्ड कमेटी। और इस कमेटी में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो इस कमेटी को हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, इसमें होम सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व रहते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व रहते हैं, और 4 से 6 एमिनेंट पर्सन, प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इसके सदस्य के रूप में शामिल रहते हैं। और ये कमेटी अपना रिकमेंडेशन किसको सबमिट करती है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करती है अप्रूवल के लिए। और इसका मतलब साफ है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव करते हैं विजेताओं को कि किनको ये अवार्ड जो है वो देना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको ये पुरस्कार मिल रहा है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने एक लिस्ट बना दी कि इनको जो है वो पुरस्कार दे दो, फिर क्या होता है, तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा किए जाने से पहले, बहुत ध्यान से सुनना, पद्म पुरस्कार की घोषणा किए जाने से पहले जो प्राप्तकर्ता होते हैं, जिनको अवार्ड मिलता है, इनकी लिखित या औपचारिक सहमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है कि जिसको ये अवार्ड दिया जा रहा है उसकी सहमति नहीं ली जाएगी। बट एक चीज ध्यान में रखना, पुरस्कारों घोषणा से पहले, मतलब कि ये पुरस्कार की जब घोषणा की जाती है, अनाउंसमेंट, फाइनल अनाउंसमेंट किया जाता है, उससे पहले गृह मंत्रालय से चयन के बारे में फोन के माध्यम से सूचित किया जाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि ऑफिशियल कॉल हर एक व्यक्ति के पास जाता है जिसको ये जो ये लिस्ट में शामिल है, यानी कि सिलेक्टेड लिस्ट में शामिल है, उसको बोला जाता है कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है। बट अगर वो व्यक्ति जो है वो बोल दे कि नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है सब पर्टिकुलर अवार्ड के लिए, तो उसका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो ये प्रोविजंस हैं जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे टॉपिक्स पद्म अवार्ड से रिलेटेड अच्छे से जो है वो समझ में आ गए होंगे, राइट। एंड ये था पूरा टॉपिक गाइस। लिथियम माइनिंग को लेकर, लिथियम की खनन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर्बिया में लोजिंका शहर के नजदीक जादर घाटी में रियो टिंटो की लिथियम खदान परियोजना के विरोध में सर्बियाई नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं और मुख्य सड़कों और पुलों को बंद करके यातायात को रोक रखा है इन्होंने। मतलब कि सर्बिया के अंदर काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, लिथियम माइनिंग के प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। मतलब कि रियो टिंटो एक कंपनी है, उसके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, जो कि लिथियम की माइनिंग के लिए हमें सर्बिया के अंदर देखने को मिल रही है। तो पहला पॉइंट तो ये कि सर्बिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो तुरंत खड़े हो, आपके दीवार पर जो भी वर्ल्ड मैप है उसके नजदीक जाओ,
तो उम्मीद करता हूं आप लोग नजदीक जो है वो वर्ल्ड मैप के अपने चले गए होंगे। इंडिया की लोकेशन देखो, इंडिया से आपको कहां पर जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है, अरेबियन सी पर जाओ, फिर वहां से आप देखो अरेबियन सी छोड़ो, चलो एक काम करते हैं, पाकिस्तान का रूट पकड़ते हैं। तो इंडिया के बगल में पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान के बगल में ईरान देखो, ईरान के बगल में टर्की को देखो, फिर आप मेडिटेरेनियन सी को देखो, आपको मेडिटेरेनियन सी जो है वो दिखाई देगी। यहीं पर ही जो है वो आप नजदीक मतलब मेडिटेरेनियन सी पे आप देखेंगे तो आपको ग्रीस जो है वो नजर आएगी, ग्रीस कंट्री। और ग्रीस कंट्री के ऊपर आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको जो है वो सर्बिया जो है वो नजर आ जाएगी तुरंत। नॉर्थ मैसेडोनिया के थोड़ा सा ऊपर जो है वो देखेंगे आपको तो आपको सर्बिया जो है वो नजर आ जाएगी। तो सर्बिया जो है कंट्री है गाइस, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोग को यूरोपियन कंट्री है। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है? तो एक कंपनी है, माइनिंग कंपनी रियो टिंटो, ठीक है, रियो टिंटो एक कंपनी है जो कि सर्बिया के अंदर जो है वो माइनिंग, किसकी माइनिंग, लिथियम की माइनिंग से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है कि इसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, राइट। तो इसके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने ब्रिज व्रिज रोड वोड सब ब्लॉक कर दिया है प्रोटेस्ट को के प्रदर्शन में, ठीक है। तो ये एक न्यूज हम लोग को देखने को मिली थी और आपको बता दें गाइस कि एक रिपोर्ट सामने आई है रॉयटर्स की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस खदान से 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को संचालित करने के लिए पर्याप्त लिथियम का उत्पादन करने और साथ ही साथ भारी मात्रा में बोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जा सकता है। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी पता लग गया है कि अगर माइनिंग होती है इस क्षेत्र पर, सर्बिया पर लिथियम की, तो 10 लाख व्हीकल्स जो है उनको हेल्प मिलेगी, यानी कि 10 लाख व्हीकल्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो जो है वो लिथियम प्रोड्यूस या लिथियम आयन बैटरीज के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो ये बनाई जा सकती है और इनको जो है वो हेल्प मिलेगी, राइट। तो काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी जो है वो हेल्प करेगी ये माइनिंग, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। और पूरी तरह से चालू होने पर, यानी कि माइंस अगर पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है प्रॉपर तरीके से, तो ये खदान हर साल 58,000 टन परिष्कृत बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट, यानी कि रिफाइंड बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट जो है वो हर साल ये इसका उत्पादन कर सकती है फुल कैपेसिटी में अपनी, जिससे ये यूरोप की सबसे अधिक लिथियम उत्पादक खदान बन जाएगी। तो बताया जा रहा है कि सर्बिया के अंदर जो अभी प्लानिंग चल रही है कि सर्बिया के अंदर एक क्षेत्र जादर वैली के पास या जादर घाटी के पास जो एक क्षेत्र है जहां पर ये प्लानिंग चल रही है कि यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा रिजर्व है लिथियम का, और अगर इसकी माइनिंग होती है तो फिर बताया जा रहा है कि यूरोप में सबसे टॉप नंबर पर सर्बिया आ जाएगी लिथियम प्रोडक्शन के मामले में, राइट। तो ये चीज है, बट अब इससे जुड़ी कुछ चिंताएं हैं, कुछ कंसर्न है। लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे का कारण यह है कि ऑलरेडी सर्बिया के अंदर बहुत ज्यादा हम लोग को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन देखने को मिलता है, और ये जो नई माइन जैसे ही स्टैब्लिश होगी, सेटअप होगी, तो ये सर्बिया की सिचुएशन और खराब कर देगी, और वर्स कर देगी। यहां पर भारी मात्रा में लैंड वाटर जो है वो पल्यूट होगा। और सर्बिया को के बारे में और थोड़ी सी डिटेल में आपको दूंगा इस, तो यूरोप की 5वीं और दुनिया की 32वीं सबसे पल्यूटेड कंट्री है। 98 कंट्रीज की लिस्ट में सर्बिया सबसे पल्यूटेड कंट्री, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन सर्बिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। और 2019 की एक रिपोर्ट थी ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन की, जिसमें बताया गया कि सर्बिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में आती है जहां पर पॉल्यूशन के कारण होने वाली जो डेथ होती है, इसमें बताया गया कि सर्बिया में हर 1 लाख जनता में 175 लोग जो है वो पॉल्यूशन के कारण मरते हैं सर्बिया के अंदर। तो सर्बिया के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, राइट, डेथ रेट्स भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यार एक और नई माइंस को शुरू करके फिर से पॉल्यूशन मत करो। तो इसके लिए लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल न्यूज, ये थी पूरी ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट हम लोग लिथियम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहली चीज जो लिथियम से एसोसिएटेड जो आपको ध्यान में रखनी है कि यह है सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल। सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल, नरम चांदी के समान सफेद धातु ये होती है। बताया जाता है कि सॉलिड एलिमेंट्स में सबसे लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है ये, और लाइटेस्ट मेटल है। हाईली रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, एकदम से इसमें आग लग जाती है, तो इसीलिए इसको मिनरल ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। ये एक रेयर एल्कलाई मेटल हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज की बात करें गाइस, तो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि किसी भी कोई भी सॉलिड एलिमेंट में जो सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी जो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो इसी की है, लिथियम की है।
और लिथियम गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का हमें देखने को मिलता है। एकदम से इसमें आग लग जाती है, जैसे ये हवा या पानी के कांटेक्ट में आता है तो इसमें आग लग जाती है, इवन फट फट तक सकता है ये, राइट। और लिथियम का उपयोग जो है नई नई टेक्नोलॉजीज में, सिरामिक्स में, ग्लास बनाने में, टेलीकम्युनिकेशन में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, बहुत सारी जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे ज्यादा लिथियम का उपयोग लिथियम आयन बैटरीज, नाम भी आपने सुना होगा इसका, लिथियम आयन बैटरीज का। इसके अलावा ग्रीस, ल्यूब्रिकेटिंग ग्रीस में इसका उपयोग किया जाता है। हाई एनर्जी एडिटिव जो रॉकेट प्रोपेलेंट्स में उपयोग में लिए जाते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, रॉकेट्स के अंदर, राइट। ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स मोबाइल फोन्स के लिए, यानी कि मोबाइल फोन्स में जो ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स होते हैं उसमें लिथियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग इवन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन जैसे कि फ्यूजन में भी एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर जो ट्रीटियम का उपयोग किया जाता है तो उसके कन्वर्टर के तौर पर भी लिथियम जो है वो इसका यूज है। मतलब ये मान के चलो कि थर्मोन्यूक्लियर या न्यूक्लियर रिएक्शन में भी लिथियम का एक बहुत ह्यूज योगदान है, कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। और आपको बताने गई इस प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तो थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन जो है ये लिथियम को एक प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस बना देती है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंडर। मतलब कि लिथियम एक प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस भी है अगर इसका उपयोग थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशंस में किया जा रहा है, थर्मोन्यूक्लियर पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो लिथियम को आप प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस की कैटेगरी में रखेंगे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, जो कि परमिशन देती है एएमडी को। एएमडी मतलब कि हम लोग को एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये हमारी कंट्री के अंदर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च का इनका काम होता है। इस पर्टिकुलर बॉडी का हेडक्वार्टर हम लोग को हैदराबाद के अंदर देखने को मिलता है और इसके 7 रीजनल सेंटर्स भी हैं। इसका फाउंडेशन 1948 में हुआ था। तो मैं आपको बता रहा था कि थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन में लिथियम एक प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस है जो कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर आती है, जो कि परमिशन देती है एएमडी को, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट को, कि ये लिथियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं वेरियस जियोलॉजिकल डोमेन में हमारी कंट्री के अंदर, राइट। कि हमारी कंट्री में कहीं पर भी लिथियम का रिजर्व है तो उसको निकालने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है वो है एएमडी, जो कि हैदराबाद में हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत जो प्रिस्क्राइब सब्सटेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि कोई मिनरल भी हो सकता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐड कर सकती है एज अ प्रिस्क्राइब सब्सटेंस के तौर पर, जो कि लिथियम का उपयोग किया जाता है प्रिस्क्राइब सब्सटेंस में अगर उसका थर्मोन्यूक्लियर एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जा रहा है तो। मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर जो मिनरल है जिसका प्रोडक्शन किया जा रहा है या फिर एटॉमिक एनर्जी या रिसर्च में जिसका उपयोग है, या फिर यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ब्रिलियम, ड्यूटेरियम और या कोई भी रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स या कंपाउंड्स या कोई भी दूसरा मटेरियल जिसके अंदर ये सब सब्सटेंस जो है वो शामिल होते हैं, या सिंपल सॉर्टेड तरीके से मान के चलो कि जिन भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का इस्तेमाल न्यूक्लियर एक्टिविटी या थर्मोन्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए किया जाता है, तो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब सब्सटेंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और लिथियम एक प्रिस्क्राइब सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है अगर थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन में उसका इस्तेमाल किया जाता है तो, राइट। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। काफी डिटेल में हमने लिथियम से रिलेटेड जो है वो फैक्ट्स को कवर किया और सर्बिया के बारे में जो इश्यूज अभी चल रहे हैं तो उसको मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। गाइज, इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया ने इंडिया में ही एक नया रॉकेट जो है वो तैयार किया है, बनाया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए, और अप्रैल 2020 में ये अपनी पहली उड़ान जो है वो भरेगा। बताया यह जाता है कि 2018 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो डायरेक्टर जो थे वो सोमनाथ जी थे, जो हमारे करंट चेयरमैन हैं, नए चेयरमैन इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। तो ये उस समय 2018 में जब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे तो उस समय इन्होंने इसी नए रॉकेट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की थी। तो बताया जाता है कि SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की डिजाइन और विकास के लिए, डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए श्रेय जो जाता है वो हमारे नए इसरो के चेयरमैन सोमनाथ जी को जाता है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है क्या एग्जैक्टली? तो देखिए गाइस, स्मॉल सैटेलाइट जो है उनको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के पर्पस के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का काम हम लोग को देखने को मिलता है। 500 किलो तक की सैटेलाइट्स जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाकर छोड़ सकती है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और बताया जाता है कि इसरो का सबसे स्मॉलेस्ट व्हीकल है ये 110 टन मास का, राइट। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
इसकी कॉस्ट भी लगभग 30 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिलती है और मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आज की डेट में गाइस आपको पता ही है कि गाइस की रिसेंट ईयर्स में सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डेवलपिंग कंट्रीज भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज वगैरह भी, इवन स्मॉल सैटेलाइट्स को यूनिवर्सिटीज तक जो है वो लॉन्च करती हैं। यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो तक सैटेलाइट्स को बनाकर लॉन्च करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इस प्रकार की जो छोटी सैटेलाइट्स हैं तो उनकी लॉन्चिंग के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सबसे बेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल हम लोग को देखने को मिलता है। लगभग 15 से 20 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है गाइस उनकी रिक्वायरमेंट हर साल होने वाली है नेशनल डिमांड को ही सिर्फ फुलफिल करने में, राइट। तो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया। बाकी इसके अलावा पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में एक छोटा सा अगर मैं आपको आइडिया दूं तो इसरो ने अभी तक 50 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्चिंग पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से करी है। इसको भी अगेन हम लोग ने इंडिया के अंदर ही बनाया है। एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम ये हम लोग को इसरो का देखने को मिलता है और मीडियम वेट की जो सैटेलाइट्स होती हैं तो उसकी कैटेगरी में इसको रखा जाता है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। इवन ये अलग अलग ऑर्बिट्स में भी जा सकता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, राइट। और वहां जाकर सैटेलाइट्स को डिलीवर कर सकता है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अंदर 1000 किलोग्राम तक की जो वेट है वो कैरी करके स्पेस में ले जा सकता है, यानी कि सैटेलाइट्स को 1000 किलोग्राम तक की ये ले जाकर लॉन्च कर सकता है। और इंडिया का तीसरा जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ये पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेजेस जो है वो शामिल हैं। और डिफरेंसेस क्या है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में? तो ये दो ऑपरेशनल लॉन्चर्स हैं इंडिया के पास, पीएसएलवी और जीएसएलवी, राइट। और पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए पोलार में और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और इसने अभी तक सक्सेसफुली प्रूव किया है इवन जियो सिंक्रोनस लूनार और इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने में भी। मतलब कि पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ना ही सिर्फ पोलार और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पर सैटेलाइट्स को ही जाकर लॉन्च नहीं कर पाता है बल्कि इसके अलावा जियो सिंक्रोनस लूनार इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट को भी ये सक्सेसफुली मतलब वहां पर जाकर इन एरियाज में जाकर भी लॉन्च कर देता है, राइट। तो ये इसकी खास बात हम लोग को देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जीएसएलवी की अगर हम बात करें, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल की बात करें, तो इसको डेवलप किया गया था हैवियर इनसेट क्लास की जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में भेजने के पर्पस के लिए इसको किया गया था। और इसकी थर्ड और फाइनल स्टेज में जीएसएलवी जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज का उपयोग करता है। देखो आसान सिंपल शब्दों में मैं आपको डिफर करूं, बहुत सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करूं, एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये छोटी सैटेलाइट्स के लिए है, उससे बड़ी हैवी लॉन्चिंग के लिए पीएसएलवी और सबसे ज्यादा हैवी लॉन्चिंग के लिए जीएसएलवी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होती है उनको ऑर्बिट पर प्लेस करती है, बड़ी हैवियर सैटेलाइट्स को। और जो अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं गाइस, देखो एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, एक पोलार ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, एक ट्रांसफर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट होता है और एक लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं। तो ये सब एरियाज होते हैं जहां पर सैटेलाइट्स को रखा जाता है, राइट, पुट किया जाता है। तो ये वाली भी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। और हालांकि हमारा जो मेन टॉपिक जो था वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एसएसएलवी जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारे नए रॉकेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी।